साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से मिलाकर 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों पिछले 2010 से लेकर 2022 तक में CSBC द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है। और साथियों 100% निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन से है? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन से है? तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डी ऑप्शन कामायनी। याद रखिएगा, कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है? तो महाकाव्य है। तो यहाँ पर लाइव चैट में जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कामायनी। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो आपको बताना है ये उपर्युक्त जो काव्य पंक्तियाँ है किस कवि द्वारा रचित है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, प्रणय, अनुराग, प्रीति ये प्रेम शब्द का पर्यायवाची है, जबकि घृणा जो है ये प्रेम का क्या है? विपरीतार्थक है, ना कि पर्यायवाची। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो साथियों साहित्यिक का जो सबसे शुद्ध रूप होगा ये क्या होगा? तो यहाँ पे लिख के बता देते हैं, ये साहित्यिक का सबसे शुद्ध रूप होगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, आँखों देखा गदर ये जो रचना है इसकी विधा क्या है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। आँखों देखा गदर इस रचना की विधा क्या है? तो याद कर लीजिए फटाफट से। तो ये जो है एक संस्मरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आँखों देखा गदर क्या है? तो संस्मरण है। चलिए आगे देखिए, जो कम बोलता है उसके लिए उपर्युक्त शब्द क्या है? तो साथियों जो कम बोलता है उसके लिए उपर्युक्त शब्द याद रखिएगा मितभाषी होता है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मितभाषी। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो कविता की परख है ये किस प्रकार का निबंध है? यहाँ से आपके दो प्रश्न बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ये जो कविता की परख है ये किसके द्वारा रचित है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और ये किस प्रकार का निबंध है? तो याद कर लीजिए ये समीक्षात्मक निबंध है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ये कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता थी। आगे देखिए, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर रावण का बताना है, पर्यायवाची क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रावण का पर्यायवाची हो जाएगा दशानन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है दशानन। चलिए आगे देखिए, मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे।
और साथ ही ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर स्टार मार्क कर लें। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा, मीराबाई का जन्म हुआ था राजस्थान में, और मीराबाई जो है ये कृष्ण भक्त थी, ध्यान रखेंगे। और साथियों, कल हम लोगों ने 2010 से लेकर 2022 तक में CSBC द्वारा जितने भी जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो साथियों, एग्ज़ाम से पहले आपको उस वीडियो को भी ज़रूर देख कर जाना है, वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो याद रखिएगा अतिशयोक्ति। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और साथियों, कल से हम लोग क्या करेंगे, पिछले 12 सालों में CSBC द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इस कृति के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए मुक्तिबोध। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे? तो कौन सा संत है जो भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे? तो याद रखिएगा रामानंद। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। रामानंद ने ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार भी किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो साथियों, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए आगे देखिए, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन चचेरा बनेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाइए और पूरा सेशन का रिवीजन करना है। तो इनमें से छायावादी युग के कवि कौन है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, याद रखिएगा डी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी युग के कवि है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का चयन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे कर्मवाच्य का मतलब होता है पैसिव वॉइस। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है, जो कि बी ऑप्शन होगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा बादलों के पार। ये जो रचना है ये श्री हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है, ना कि विष्णु प्रभाकर जी की। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। देखिए, उसने कहा था ये कहानी है, और इस कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें बताना है इस कहानी के नायक का नाम क्या था। तो यहाँ पर 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन लहना सिंह। कौन था? तो लहना सिंह। आगे देखिए, निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द कौन सा है? चलिए, अनेकार्थ शब्द बताना है जिससे अनेक अर्थ निकलते हो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा निशा। निशा का मतलब रात्रि भी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कनिष्ठ की बात करें तो कनिष्ठ इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे आपको लिख के बता रहे हैं, ये है कनिष्ठ। कनिष्ठ इस तरह से होता है, तदुपरांत नहीं होता है, ये गलत है, तदुपरांत होता है इस तरह से, तदुपरांत। तो बी ऑप्शन भी गलत है,
दुरावस्था की बात करें तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाकी निरीक्षण की बात करें ये भी गलत है, निरीक्षण इस तरह से होता है। तो ध्यान रखना है सी ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया और खेलना क्या हो गया? वर्ब यानी क्रिया। तो खेल जो है इसमें कौन सी क्रिया है? तो याद रखिएगा अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? इसमें कर्ता पर फल पड़ता है, जबकि सकर्मक में क्या होता है? इसमें कर्म पर फल पड़ता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, राम ने आम खाया। तो आप लोग सिंपली देख सकते हैं इसमें देखिए आम जो क्या है इसमें कर्म है। तो राम खेल रहा है, इसमें देखिए कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। जबकि राम ने आम खाया, यहाँ पे कर्म फल पड़ रहा है आम पर खाने का, और खा रहा है कौन? तो राम। तो ये हो गया आपका सकर्मक का उदाहरण, और राम खेल रहा है ये हो गया अकर्मक। चलिए आगे देखिए। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक याद कर लीजिए कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखिएगा कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी की रानी। याद रखिएगा ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। जबकि कुरुक्षेत्र की बात करें ये एक बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। युग चरण की बात करें तो ये माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। आगे की अरे यायावार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? तो याद कर लीजिए ये जो संबंधित है किस विधा से, तो एक यात्रा वृतांत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, यात्रा वृतांत। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए आपके एग्जाम में संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इत्यादि का यहाँ पे हो जाएगा इति जोड़ आदि। लिख के बता देते हैं, इति जोड़ आदि ये इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इति प्लस आदि। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो साथियों वैद्यनाथ मिश्र जो है ये किस कवि का मूल नाम है? तो नागार्जुन का। यहाँ पर सी ऑप्शन याद कर लीजिए, नागार्जुन। आगे देखिए, भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। आंसर बताएंगे 28 के लिए। भगीरथ प्रयास करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है कठिन तपस्या करना। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कठिन तपस्या करना। चलिए आगे देखिए, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इस भाववाचक है, गन्ना भाववाचक है, मिठास भाववाचक है, या फिर नहीं भाववाचक है? तो भाववाचक यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिठास, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे हो गया बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन हिंदी साहित्य से है, और साथियों जितने भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं आपको याद करके ही जाना है, प्रश्न जरूर बनेगा। तो घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा रस पीयूष निधि, ये सोमनाथ की रचना है, ना कि घनानंद की। आगे देखिए, महोत्सव का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों महोत्सव की बात करें तो इसका अर्थ होता है महान है जो उत्सव, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है, महोत्सव महान है जो उत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए, आप में कौन सा सर्वनाम है? तो प्यारे साथियों आप की बात करें तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप हो गया, स्वयं हो गया, स्वतः हो गया, इन सभी में क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम है। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो
तो इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी समूह या झुंड का पता चलता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वर्ग की बात करें तो एक विद्यार्थी से मिलकर वर्ग नहीं बनता है, वर्ग में बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं। सेना में भी बहुत सारे सेना होते हैं। सभा की बात करें तो इसमें भी समूह का बोध हो रहा है, लेकिन झरना में कोई भी समूह का बोध नहीं हो रहा है। तो झरना जो है ये क्या है? समूहवाचक नहीं है। जैसे मेला बोलते हैं तो मेला एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बना होता है, बहुत सारे व्यक्तियों के मिलने से मेला बनता है। तो मेला क्या है? समूहवाचक है। समूहवाचक के उदाहरण जैसे परिवार हो गया। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों, सव्यसाची जो है याद रखिएगा ये किसका पर्यायवाची है? तो ये अर्जुन का पर्यायवाची है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विसर्जन। आवाहन मतलब होता है बुलाना और यहाँ पे हो जाएगा इसका उल्टा विसर्जन। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? देखिए, ये जो शैशव बना है ये किससे मिलके बना है? तो शैशव जो है ये शिशु से बना है। शिशु से क्या बना है? शैशव। तो शैशव जो है ये है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भाववाचक। चलिए आगे देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो कारक विभक्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, उसके बाद संबंध का के की अधिकरण में पे पर। देखिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। का के की ये संबंध का है, को के लिए संप्रदान का है, से करण या फिर अपादान का है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? चलिए, तो पढ़ना देखिए कभी भी आकर्मक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कुछ पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेगा। जैसे किताब पढ़ेगा तो उसमें कर्म आएगा, तो कर्म जिसमें आएगा वो सकर्मक होगा। तो पढ़ना जो है ये सकर्मक है, ना कि अकर्मक। जैसे राम किताब पढ़ रहा है तो उसमें पढ़ना आ गया, लेकिन साथ में किताब कर्म भी आ रहा है, तो वो क्या है? सकर्मक है। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पयोधी शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा ये समुद्र का पर्यायवाची है, पयोधी। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए साथियों, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से यानी उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होता है उसको तत्सम कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, तत्सम। वृद्धि का विलोम क्या होगा? अब कुछ बच्चे यहाँ पे अवृद्धि बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। वृद्धि का विलोम होता है क्षय। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, क्षय मतलब होता है घटना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्षय। त उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो त थ द बोल के देखिए आप लोग, इसका उच्चारण स्थान है दांत से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? साथियों, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। भरपेट में कौन सा समास है? तो साथियों, भरपेट की बात करें तो याद रखिएगा इसका समास विग्रह होता है पेट भर, जो कि अव्ययी भाव समास है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। देखिए कवयित्री तो सभी में लिखा गया है, लेकिन सबसे शुद्ध रूप होता है इस तरह से कवयित्री। परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? तो आप लोगों ने सुना होगा वृत्त की परिधि, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो परिधि परिमाप एक ही है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। परिधि शब्द का समानार्थी होता है परिमाप। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो उर्वशी जो है किसके द्वारा रचित है? इसके रचनाकार कौन है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर है।
कामायनी किसकी है, आप लोग कमेंट करके बताइए। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो मधुशाला नामक जो साहित्यिक कृति है इसके रचनाकार याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन है। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो 49 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जायसी। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लेना है, प्रश्न जरूर बनेगा। सूरसागर नामक इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए साथियों, सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो ये है सूरदास। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? ये तो बहुत ही सिंपल है। ये है किसकी पंक्ति? तो याद रखिएगा मीराबाई की। और मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। और ये किस काल की कवित्री थी? पूछा जाता है भक्ति काल। मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री थी। इस प्रश्न को नोट कर लें, एग्जाम में जरूर छपेगा। भक्ति काल की कवयित्री। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, तो इसमें संप्रदान चौथी विभक्ति है, संप्रदान कारक। प वर्ग जैसे प, फ, ब, भ और म, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो अभी हमने देखा था त कहाँ से निकलता है? तो दंत से। याद रखिएगा कहाँ से? दंत से बोला जाता है। जबकि प वर्ग जो है ये सभी ओष्ठ से बोला जाता है। आप लोग बोल कर देखिए, प तो उसमें होठ सटता है यानी ओष्ठ से। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है और ये पुल्लिंग है, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सबसे शुद्ध लिखा हुआ है? तो ध्यान से सभी को देखिए। वाहिनी की बात करें, ये गलत है। वाहिनी लिखा जाता है इस तरह से, वाहिनी, वाहिनी नहीं होता है। स्मरण जो है ये सही लिखा हुआ है। बाकी अंधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है। इन सभी को ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए मैथिली भी सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ही सही हो जाएगा। अनल का समानार्थी क्या है? चलिए आंसर कीजिए। अनल का समानार्थी क्या है? तो याद रखिएगा अनल का मतलब होता है आग और एक होता है अनिल, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है आग। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, पर्वत का पर्यायवाची क्या है? तो पर्वत का यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो शैल। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो शैल होगा। सार्थक शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए साथियों, सार्थक का विलोम हो जाएगा निरर्थक, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, निरर्थक। चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? तो चौराहा का अगर समास विग्रह करें तो इसका होगा चार राहों का समूह। तो इसमें संख्या आ रहा है तो संख्यावाचक होता है द्विगु समास। नवरत्न हो गया, त्रिरत्न हो गया, ये सभी क्या है? द्विगु समास है। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए साथियों, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र। कौन है? शरत चंद्र। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो साथियों, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का विलोम होता है लघु कनिष्ठ। तो यहाँ पे देखिए कनिष्ठ दिया हुआ है, ऑप्शन में लघु भी मिले तो ये भी आंसर सही है। अतुल का समानार्थी शब्द क्या है? तो अतुल का समानार्थी होता है अनुपम, अद्वितीय। तो देखिए डी ऑप्शन में अद्वितीय दिया हुआ है या फिर अनुपम भी आपको
ध्यान रखना है अनुपम। चलिए आगे देखिए, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द क्या है? तो साथियों, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द याद रखिएगा, क्या है? अपलाभ, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कीजिए। सूरदास का जो काव्य है किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन जो है ये क्या है? संज्ञा शब्द है। बाकी ईमानदार, कुटिल, ये स्वस्थ, ये सभी क्या है? विशेषण है। ये किसी न किसी शब्द की विशेषता बतलाता है। तो ईमानदार, कुटिल, स्वस्थ ये विशेषण है, जबकि माधुर्य क्या है? तो ये संज्ञा शब्द है। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, इसमें रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? यानी शांति में बताना है कौन सी विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो याद रखिएगा, ये रीतिवाचक विशेषण का प्रकार है। आगे देखिए, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? यानी कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास में ना तो उत्तर पद ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास के उदाहरण जैसे लंबोदर हो गया, ध्यान रखें। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो साथियों, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे कहा जाता है क्या? तो यहाँ पे 71 का आंसर हो जाएगा शब्द। ये शब्द कहलाता है। ध्यान रखें, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अंग क्या है? तो साथियों, अंग जो है ये एक प्रकार का अयोग्यवाह है। ध्यान रखें, अंग क्या है? तो अयोग्यवाह है। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द में क्या है? तो लड़की शब्द जो है यहाँ इस वाक्य में एक संज्ञा पद है। क्या है? संज्ञा पद है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ पद दिया हुआ है, यहाँ पे विशेषण तो होगा नहीं, ना तो सर्वनाम होगा ना शब्द होगा, यहाँ पे संज्ञा पद होगा। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, सज्जन का विपरीतार्थक होता है दुर्जन। क्या होता है? दुर्जन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में भारतेंदु की संधि विच्छेद क्या है? तो भारतेंदु शब्द का अगर सही संधि विच्छेद की बात करें तो इसका होता है भारत प्लस इंदु, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। और साथियों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए जो उपयुक्त शब्द है, याद रखिएगा, ये दंपति होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पति पत्नी बताएंगे, ये गलत है। यहाँ पे सबसे सटीक आंसर होगा आपका दंपति। आजन्म शब्द का समास बताइए। तो आजन्म मतलब होता है जन्म भर। ये कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे देखिए, राशि का सही अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे राशि का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 78 का सही जवाब है। राशि का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा आपका ढेर। राशि का मतलब क्या होता है? ढेर। ढेर, समूह, भंडार, ये सभी राशि का अर्थ है। चलिए आगे देखिए, कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? और देखिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान, फरामोश। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका सही जवाब है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे गंगा हिमालय से में बताना है कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा, अपादान कारक है।
क्योंकि गंगा जो हिमालय से अलग हो रहा है, जहाँ पे अलगाव होता है अपादान कारक होता है, न कि करण कारक। करण कारक हो जाएगा जैसे उसने चाकू से फल काटा, तो यहाँ पे भी से है चाकू से, तो इसमें करण कारक है क्योंकि वो किसी माध्यम से काम कर रहा है। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथियों मोक्ष का पर्यायवाची होता है छुटकारा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है, छुटकारा। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? और यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोक्ष का मतलब मौत नहीं होता है, मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो इसे जरूर ध्यान रखें, गलत आंसर नहीं करने हैं। तो तथापि शब्द की बात करें तो इसका होता है तथा प्लस अपि, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, तथा प्लस अपि बराबर तथापि। आगे देखिए, नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। तो अभी हमने आपको बताया था जिस शब्द से संख्या का पता चले उसमें द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह का मतलब 9 ग्रहों का समूह, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का समूह, पंचानन, ये सभी क्या है? तो द्विगु समास के उदाहरण है। तो याद रखिएगा सही जवाब है द्विगु समास। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? चलिए आंसर कीजिए। और साथियों इस पीडीएफ की बात करें तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलेगा, आंसर आपको अभी ही लिख लेना है। तो उसने पत्र लिखा, रेखांकित क्या है? तो उसने में कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखिएगा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम को आप लोग पढ़कर जाएं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रकार क्या है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस शब्द में कौन सा सर्वनाम है। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, वी धन आकुल बराबर क्या होता है? व्याकुल। काल तुझसे होड़ है मेरी, इस कविता के लेखक कौन है? तो देखिए साथियों, काल तुझसे होड़ है मेरी, इस कविता के लेखक है कौन? तो याद कर लीजिए शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो साथियों किसी कार्य को यहाँ पे क्या बोला? संकल्प करना। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। जो बहुत कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बहुश्रुत। आगे देखिए, जिसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ है। मेरी वियतनाम यात्रा रचना के साहित्यिक विधा क्या है? तो मेरी वियतनाम यात्रा, इस रचना की जो साहित्यिक विधा है याद रखिएगा क्या है? तो यात्रा वृतांत है। और मेरी वियतनाम यात्रा, इसके रचयिता कौन है? तो भोला पासवान शास्त्री की रचना है ये मेरी वियतनाम यात्रा। कविता की परख, इस निबंध के लेखक कौन है? तो कविता की परख, इस निबंध के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। देखिए कविता की परख ये कहानी है या फिर निबंध है? तो याद रखिएगा ये निबंध है। कैसा निबंध है? तो वैचारिक निबंध है। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्ताज है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। निम्नांकित में भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक किसकी रचना है? तो ये कुमार गंधर्व की रचना है। चिड़िया का बहुवचन शब्द क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है।
दही शब्द क्या है? तो देखिए साथियों, दही शब्द की बात करें, यह हमेशा पुल्लिंग होता है। दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे देखिए हाथ से, यहाँ पे अलगाव का भाव व्यक्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करण कारक। करण होगा इस तरह से, करण कारक, यहाँ पे अपादान नहीं होगा। स्वयं अपने से बात करने वाला क्या है? तो स्वयं अपने से बात करने वाले को स्वागत भाषी कहा जाता है, स्वागत भाषी। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची कौन है? तो ईश्वर का सही पर्यायवाची जगदीश, ईश, ये ईश्वर का सही पर्यायवाची। नेक्स्ट है, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, पाताल का विलोम क्या होता है? आकाश। बी ऑप्शन सही है। चलिए ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है और ये टेस्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था और ये किस काल की कवित्री है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करते जाएं और सेशन को शेयर करना ना भूलें। और ध्यान रखें, कल हम लोग क्या करेंगे, 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो क्लास को ज़रूर देखना है।